देखो, जो इसमें क्या दूसरी ओर जो इसके हकदार नहीं है उनकी आर्थिक क्षमता विकास की सीमा निर्धारित हो। भारत सरकार द्वारा 1995 में गरीबों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम लाया गया। वर्तमान में कई राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो निम्नलिखित है। जैसे कि सुखी गृह योजना 2011, ये भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना की शुरुआत 25 फरवरी 2011 को की गई थी। योजना का मुख्य उद्देश्य रेलवे ट्रैक के किनारे अस्थायी रूप से निवास करने वाले लोगों के लिए आवास की व्यवस्था करना और इसमें छोटे छोटे मकानों का निर्माण किया जाएगा। स्वावलंबन योजना, स्वावलंबन योजना, ठीक है। तो इस योजना 2010, इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा 15 अगस्त 2010 को की गई। पर इस योजना के तहत सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों की तरफ से खोले जाने वाले प्रत्येक नए पेंशन योजना खाते में 4 साल तक हर साल 1000 की योगदान करेगी। इस योजना से 4 लाख कामगारों को लाभ मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा के तहत सहायता राशि अब सभी कामगारों को मिलेगी, जबकि पेंशन योजना में सालाना 1000 रुपये से 12,000 रुपये के बीच किसी भी राशि का योगदान कर रहे होंगे। योजना के तहत हर वर्ष 10 लाख कर्मियों को शामिल किया जाएगा और 2013-14 तक प्रत्येक को सहायता राशि दी जाएगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 2007 हो गया। इस योजना को 19 नवंबर 2007 को आरंभ किया गया था। योजना 1995 से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के नाम से लागू है। इस योजना के तहत 60 वर्ष या अधिक आयु वाले गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति को केंद्रीय सहायता के रूप में 200 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इस राज्य सरकार द्वारा 200 रुपये प्रत्येक पेंशनधारी को दिया जाएगा। इस प्रकार पेंशनधारी को 400 रुपये का पेंशन लाभ प्राप्त होगा। 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों के लिए 200 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। अन्नपूर्णा योजना, ये योजना 1 अप्रैल 2000 को आरंभ हुई। इसके अंतर्गत प्रतिमाह 10 किलो खाद्य पदार्थ मुफ्त में उपयुक्त व्यक्ति को दिए जाएंगे। इसमें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लाभार्थी को शामिल नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना 1995, इसके अंतर्गत परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु पर 10,000 रुपये दिए जाते हैं और यह परिवार गरीबी रेखा से नीचे हो और मृतक की उम्र 18 से 64 वर्ष हो। यह मौत सामान्यतः दुर्घटना से हो सकती है। राष्ट्रीय प्रसूति हित लाभ योजना 1995, 19 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रसव की अवस्था में 500 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएं दी गई हैं। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961, उपादान संदाय अधिनियम 1972, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, ESI 1923। देखो, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 सामाजिक सुरक्षा संबंधी श्रम विधान है। 23 सितंबर 2009 को इसका नाम परिवर्तित कर कर्मचारी मुआवजा अधिनियम संशोधन 2009 कर दिया गया है। ठीक है। इस अधिनियम के तहत व्यावसायिक रोग या व्यावसायिक चोट के कारण श्रमिकों की विकलांगता मृत्यु हो जाने पर क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है। क्षतिपूर्ति भुगतान का पूरा दायित्व नियोजक पर है। श्रमिकों की क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार नहीं होता। श्रमिकों की क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार नहीं होता जब उसे कोई रोग या दुर्घटना हुई हो। ये रोग या दुर्घटना काम करने के अंतर्गत और काम के दौरान नहीं हुई हो और इसका व्यक्तिगत दुर्घटना हुई हो। क्षतिपूर्ति अस्थायी, अस्थायीपूर्ण, आंशिक विकलांगता और मृत्यु की स्थिति में दी जाती है। अस्थायीपूर्ण विकलांगता की स्थिति में न्यूनतम 1.40 लाख और अधिकतम 10.97 लाख रुपये और मृत्यु की स्थिति में न्यूनतम 1.20 लाख और अधिकतम 9.14 लाख रुपए देने की व्यवस्था है। क्षतिपूर्ति की रकम चोट के स्वभाव एवं संबंधित श्रमिक की मजदूरी पर निर्भर करती है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 सामाजिक सुरक्षा संबंधी श्रम विधान है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बीमारी, प्रसूति, उद्योग में दुर्घटना के कारण विकलांगता, बेरोजगारी, मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को लाभ, असमर्थता इत्यादि की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करना है। यह अधिनियम अंशदान पर आधारित है और इसमें नियोजक श्रमिक की मजदूरी का 4.75% और श्रमिक की मजदूरी का 1.75% अपनी मजदूरी का अंशदान करता है। इसका लाभ ऐसे श्रमिक को प्राप्त होगा जिनकी मासिक मजदूरी 25,000 रुपये से कम ना हो। लाभ कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से दिए जाते हैं और इस अधिनियम के तहत एक कोष का गठन किया जाता है। इसमें कर्मचारी राज्य बीमा निधि के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम वैसे संस्थान में लागू होता है जहाँ 10 या अधिक श्रमिक नियोजित हों। मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 हो गया। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य उद्योग में काम करने वाली महिला श्रमिकों को मातृत्व की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करना है और इस अधिनियम के तहत लाभ वैसे महिला श्रमिकों को प्राप्त होगा जिसने किसी संस्थान में एक कैलेंडर वर्ष में 70 दिन तक काम किया हो, लेकिन यह शर्त उन महिला श्रमिक पर लागू नहीं होगी जो असम राज्य में आकर बस गई हो तथा अप्रवासन के समय गर्भावस्था में। और इस अधिनियम के तहत 12 सप्ताह की छुट्टी मजदूरी सहित दी जाएगी। 6 सप्ताह प्रसव पूर्व और 6 सप्ताह प्रसव उपरांत मेडिकल बोनस के रूप में 2500 रुपये देने की व्यवस्था है। गर्भापात ओवरसन की स्थिति में 6 सप्ताह और बंध्याकरण की स्थिति में 2 सप्ताह की छुट्टी सहित मजदूरी सहित छुट्टी है। उपादान संदाय अधिनियम 1972 यह उपादान संदाय अधिनियम 16 सितंबर 1972 को लागू किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षा प्रदान करना है।
इस अधिनियम के तहत नियोजक द्वारा उपादान के रूप में प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन की मजदूरी या भुगतान किया जाएगा, जबकि मौसमी कारखाने में कार्यरत कर्मचारियों को प्रति वर्ष की सेवा के लिए 7 दिन की मजदूरी उपादान के रूप में दी जाएगी। उपादान की राशि अधिकतम 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008। यह अधिनियम 16 मई 2009 को लागू की गई, जिसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अंतर्गत मनरेगा श्रमिक, आशा, आंगनबाड़ी श्रमिक तथा हेल्परों, पोर्टरों, कुलियों, गैंगमैन, दैनिक मजदूरों को भी शामिल किया गया। देखो बेरोजगारी, नेक्स्ट चैप्टर है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी केवल अविकसित और विकासशील तृतीय विश्व के देशों की ही एक प्रमुख समस्या न होकर विश्व के विकसित देशों की भी एक जटिल आर्थिक सामाजिक समस्या है। लेकिन विकासशील देश, विशेषकर भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। भारत में बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाया गया, फिर भी बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है। भारत में 6.6% यानी 28 मिलियन लोग बेरोजगार हैं। आर्थिक समीक्षा 2012-13। बेरोजगारी का अर्थ क्या है? बेरोजगारी से आशा उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक और समर्थ होते हैं, लेकिन प्रचलित मजदूरी दर और मानकों के अनुसार पर्याप्त अवधि के लिए उन्हें काम नहीं मिल पाता। बेरोजगार वर्ग में केवल उन लोगों को शामिल किया जाता है जो काम करने के योग्य है, अर्थात शारीरिक मानसिक दृष्टि से स्वस्थ एवं बालिग लोग काम करने की इच्छा रखते हैं। इन दोनों बातों में से किसी एक बात के न होने पर व्यक्ति को बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। जैसे कि बच्चे को, बीमार को, बूढ़े को, अपरहत को, पागल को, साधु को, भिखारी को इत्यादि किसी भी प्रकार के काम नहीं करते हैं तो उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनमें कार्य करने की इच्छा और योग्यता नहीं पाई जाती है। बेरोजगारी की परिभाषा विभिन्न विद्वानों एवं संस्थाओं द्वारा दी गई है, जो निम्नलिखित है। भारत के योजना आयोग के अनुसार उस व्यक्ति को बेरोजगार कहा जा सकता है जो एक सप्ताह में एक दिन बगैर काम के रहता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने उस व्यक्ति को कार्यरत माना है जिसके पास एक सप्ताह में 15 घंटे काम होता है। ये परिभाषा विकसित देशों में तो मानी जा सकती है, परंतु विकासशील देशों के लिए एक अपर्याप्त है। गिलिन के अनुसार बेरोजगारी वह दशा है जिसमें काम करने में समर्थ और उसके लिए इच्छुक और अपने परिवार के लिए जीवन की आवश्यकताओं की व्यवस्था के लिए सामान्यतः अपने उपार्जन पर निर्भर व्यक्ति लाभप्रद नियोजन प्राप्त करने में असमर्थ होता है। बेरोजगारी की परिभाषा को 8वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संख्या सम्मेलन में बताया है कि निम्नलिखित है। बेरोजगार व्यक्ति में निश्चित आयु से ऊपर के वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जो निश्चित दिन या निश्चित सप्ताह में निम्नलिखित वर्गों में थे। श्रमिक जो कार्य के लिए तत्पर है लेकिन सेवा अनुबंध है समाप्त या अस्थायी रूप से लंबित कर दिया गया है और जिनके पास कार्य नहीं और कार्य को वेतन या लाभ के लिए चाहते हैं। व्यक्ति जो एक निश्चित समय में कार्य के लिए तत्पर थे, जो कार्य को वेतन और लाभ के लिए चाहते थे, उनको पहले कभी काम नहीं मिला था और जो कभी भी कर्मचारी नहीं थे अथवा जो कि सेवानिवृत्ति हो चुके थे। अस्थायी अनिश्चित रूप से जबरन छुट्टी पर जाने वाले व्यक्ति जिन्हें वेतन नहीं मिलता। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं। उस व्यक्ति को काम करने की इच्छा हो, काम करने का सामर्थ्य हो, दूसरे के नियोजन में मजदूरी के लिए काम की खोज में हो। काम खोजने वाले व्यक्ति पर्याप्त समय के लिए काम की खोज में हो और उसे ही बेरोजगार कहा जाता है। व्यक्तियों के निम्नलिखित वर्गों को बेरोजगार नहीं माना जा सकता। ऐसे व्यक्ति जो अपना निजी व्यवसाय और कृषि करना चाहते हो लेकिन जो अब इसका प्रबंधन नहीं कर सके हो, लाभ या वेतन के लिए काम की खोज में न हो, परिवार के पुराने अवैतनिक सदस्य जो अब काम पर नहीं लगे हैं, न वेतन या लाभ के लिए कार्य की खोज में है। बेरोजगारी के प्रकार। सामान्यतः बेरोजगारी के निम्नलिखित प्रकार पाए जाते हैं, जैसे कि संरचनात्मक बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण जब रोजगार के अवसर कम होते हैं तो उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ये दीर्घकाल तक रहने वाली समस्या है। ये निर्यात, आयात, वितरण, विनिमय आदि क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन के कारण होती है। उदाहरण के लिए, अगर विदेशी बाजार में निर्यात की जाने वाली वस्तु की मांग घट जाती है तो उससे उत्पादन में लगे श्रमिकों को बेरोजगार हो जाना पड़ता है। भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी की प्रकृति है। प्रच्छन्न और छिपी हुई बेरोजगारी क्या है? किसी व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हो तो बाहर से तो सभी श्रमिक काम में लगे प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में उन श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती। यदि उन श्रमिकों को उस व्यवसाय से हटा दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात इन श्रमिकों को सीमांत पर भौतिक उत्पादकता शून्य होती है और इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि में देखने को मिलती है। मौसमी बेरोजगारी देखो, कई उद्योग ऐसे हैं जो वर्ष पर्यंत नहीं चलते हैं। जब कारखाना चलता है उस अवधि तक व्यक्ति को रोजगार मिलता है और मौसम समाप्त हो जाने पर व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। जैसे कृषि क्षेत्र, कुछ विशेष उत्पादन इकाइयों में चीनी व बर्फ के कारखाने, कृषि मजदूर को भी बुनाई फसल पकने के समय रोजगार मिलता है तथा शेष अवधि में बेकार रहते हैं।
खुली बेरोजगारी से तात्पर्य उस बेरोजगारी से है जिसमें श्रमिकों के पास काम करने की योग्यता, क्षमता और इच्छा होने के बावजूद उन्हें रोजगार का कोई अवसर प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार की बेरोजगारी शहरी क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में आए वे लोग शामिल होते हैं जो काम न मिल पाने के कारण बेरोजगार पड़ जाते हैं। चक्रीय बेरोजगारी होगी। ये बेरोजगारी व्यापार चक्र अर्थात भावों में उतार चढ़ाव और व्यापार में लाभ हानि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। जब व्यापारियों को ऊंचे मुनाफे प्राप्त होते हैं तो उनका निवेश व्यापार में कर देते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ जाती है। परंतु जब उन्हें कम मुनाफा होता है या नहीं होता है या हानि होती है तो उनका माल नहीं बिकता और जमा हो जाता है तो वे अपने उद्योग में श्रमिकों की संख्या कम कर देते हैं, जिस कारण बेरोजगारी होती है। इसको चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। तकनीकी बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी नए नए प्रौद्योगिकी आविष्कारों जैसे कि स्वयंचलित मशीन, कंप्यूटर के प्रयोग से होती है। इसमें पुरानी मशीनों और प्रक्रियाओं पर कार्यरत श्रमिक विस्थापित होकर बेकार हो जाते हैं और ये विकसित देशों में पाई जाती है। भारत में भी इस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। शिक्षित बेरोजगारी हो गया वह बेरोजगारी जिसमें विशिक्षित व्यक्ति को उसके योग्यता अनुसार काम नहीं मिलता है। इस प्रकार की बेरोजगारी इंजीनियरिंग, मेडिकल और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, डिप्लोमा और उच्च शिक्षा में देखने को मिलता है। अर्ध बेरोजगारी हो गई जब व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुसार काम और पारिश्रमिक नहीं मिलता है तो यह अर्ध बेरोजगारी है। जैसे एक इंजीनियर को कहीं अंशकालिक सुपरवाइजर बना दिया जाए। जब कोई व्यक्ति प्रचलित दर से कम मजदूरी पर कार्य करने को तैयार हो जाए तो उसे अर्ध बेरोजगारी कहा जाता है। बेरोजगारी के कारण क्या है? बेरोजगारी के निम्नलिखित कारण है। व्यक्तिगत कारण। आयु के आधार पर देखा जाए तो युवा का उम्र में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ इनमें कमी आ जाती है। व्यक्ति की काम करने की क्षमता कम हो जाती है। आयु व्यक्ति कारण है। योजना आयोग की मान्यता है कि एक निश्चित आयु के बाद वृद्ध लोगों के लिए सरकारी नौकरी नहीं रह जाती है और गैर सरकारी संस्थाएं उद्योगपति वृद्धों की अपेक्षा युवकों को नौकरी रखने की प्राथमिकता देखती हैं। व्यावसायिक योग्यता सभी व्यक्तियों में नहीं होती है। कुछ व्यवसाय में निपुण होते हैं, अतः वे सफलतापूर्वक व्यवसाय कर देते हैं लेकिन चला नहीं पाते हैं, अंततः बेरोजगार हो जाते हैं। व्यक्तिगत कारण में बीमारी और शारीरिक अयोग्यता को भी सम्मिलित किया जाता है। शारीरिक बीमारी रोग बीमारी से हो सकती है, दुर्घटना और विकलांगता के कारण भी हो सकती है। शारीरिक रूप से अयोग्य व्यक्ति रोजगार पाने की इच्छा रहते हुए भी विवश होकर बेरोजगार ही रह जाते हैं। अपर्याप्त आर्थिक विकास। जिन देशों में पर्याप्त आर्थिक विकास की स्थिति है वहां बेरोजगारी पाई जाती है। जैसे उद्योग, कृषि, परिवहन के साधन, सेवा आदि से संबद्ध आर्थिक गतिविधियां अविकसित अवस्था में हो वहां अधिक लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता है। औद्योगिक परिवर्तन। यह देखा गया है कि औद्योगिक परिवर्तन अर्थात मांग के परिवर्तन के कारण अथवा नवीन खोजों या तकनीकी उन्नति के कारण उत्पादन प्रणालियों में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात विकेंद्रीकरण योजनाएं लागू करने के कारण बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। कुछ आर्थिक क्रियाएं अल्पकालीन या मौसमी होती है जिनके कारण अपूर्ण रोजगार ही मिल पाता है। मकान, सड़कें आदि बनाने वाले, खेती में कार्य करने वाले श्रमिक वर्ष भर पूर्णतः रोजगार नहीं पाते हैं। कृषि का पिछड़ा होना। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के अनेक विकासशील और अविकसित देशों की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। इन देशों की जनसंख्या का 2/3 भाग कृषि पर निर्भर है, परंतु यही वह देश है जहाँ खेती की पैदावार कम होती है, जहाँ पर खेती करने का जीवन स्तर निम्न है, जहाँ के किसान साल के 5 से 7 महीने बेरोजगार रहते हैं। भारत में भी कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में है। यहाँ नई तकनीक का अभाव है, कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में है, फलस्वरूप बेरोजगारी की स्थिति है। जनसंख्या में वृद्धि। जिन देशों में अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का भार अधिक होता है उनमें बेरोजगारी की संभावना भी अधिक होती है। घनी आबादी वाले विकासशील देशों में जनसंख्या में वृद्धि बेरोजगार का अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है। ऐसे देशों में आर्थिक विकास की जो भी उपलब्धियां होती हैं वे बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होती। उनसे निवेश और रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा करना व्यर्थ है। तकनीकी परिवर्तन हो गया। कई बार तकनीकी परिवर्तन के कारण बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। मशीन प्रौद्योगिकी में सुधार, नई पद्धतियों का उपयोग उद्योग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के कारण होता है। विकेंद्रीकरण और स्वयंचलित मशीनों में भी ऐसी बेरोजगारी उत्पन्न होती है क्योंकि नई तकनीक से कम श्रमिक उतना ही उत्पादन कर लेते हैं जितना सभी श्रमिक मिलकर करते हैं, तो श्रम से एक भाग को हटा दिया जाता है और अब तक वैकल्पिक काम उपलब्ध नहीं हो पाता है, वे बेकार रहते हैं। सरकारी नीति। जो देश बेरोजगारी संबंधी नीति बनाकर काम का विस्तार करते हैं वहाँ बेरोजगारी कम पाई जाती है, लेकिन इसके विपरीत जिन देशों में ऐसी नीति नहीं होती वहाँ बेरोजगारी की समस्या रहती है। दूसरी नीति का सही कार्यान्वयन नहीं होने पर भी बेरोजगारी की स्थिति है। जैसे भारत पाकिस्तान में भी बेरोजगारी का ये एक मुख्य कारण है। दोषपूर्ण शिक्षा नीति।
आज देश में लाखों की संख्या में लोग सामान्य शिक्षा BA में पास किए लिए हुए बैठे हैं, जिन्हें तकनीकी ज्ञान न होने के कारण रोजगार नहीं मिल पाता है, तब वे बेरोजगार बने रहते हैं। आर्थिक मंदी। कभी कभी विश्व के देश में आर्थिक मंदी आती है जो सभी देशों को प्रभावित करती है। इसका कारण सभी देशों की अर्थव्यवस्था का एकीकरण है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में आए आर्थिक मंदी का प्रभाव सामान्यतः कई बड़े और मध्यम देशों पर पड़ा। फलस्वरूप बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हुई। 2009 से 10 में करीब 2 लाख लोग दुबई से भारत लौट कर आए जो अभी तक बेरोजगार हैं। नई आर्थिक नीति। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। कोई देश नई आर्थिक नीति लागू करता है, वहाँ अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो दूसरी ओर बेरोजगारी भी उत्पन्न होती है। इसमें निजीकरण, व्यापारीकरण बढ़ जाता है। फलस्वरूप एक देश से दूसरे देश में लोग काम करते हैं। अतः एक देश से लोग दूसरे देश में काम करने जाते हैं तो वहाँ की बेरोजगारी दूर होती है, जबकि जिस देश में जाते हैं वहाँ की बेरोजगारी बढ़ जाती है। जैसे अमेरिका को ले सकते हैं, जहाँ 2008 में बाहरी श्रमिकों के आने पर रोक लगा दिया गया था। बेरोजगारी दूर करने के उपाय क्या हैं? विश्व के अलग अलग देशों में बेरोजगारी की अलग अलग प्रकृति है, जिस कारण बेरोजगारी दूर करने के अलग अलग उपाय हैं। अतः समेकित रूप से बेरोजगारी दूर करने के निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। जैसे पूंजी निर्माण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि विकास की गति तीव्र हो सके और रोजगार के अवसर में वृद्धि हो। अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उपभोग वस्तुओं से संबंधित उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहिए। रोजगार की दृष्टि से उद्योग की ऐसी तकनीक का चयन किया जाना चाहिए जो कुशल होने के साथ श्रम प्रधान भी हो। लघु और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, साथ ही उनके संगठन और उत्पादन तकनीक में आवश्यक सुधार लाया जाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र में कम पूंजी गहन उत्पादन विधि का विकास होना चाहिए। उद्योग में निवेश को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। औद्योगिक क्रियाओं का विचलन और विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए ताकि बड़े शहरों में बेरोजगारी के केंद्रीकरण पर प्रतिबंध लगाया जा सके। गाँव में स्थानीय पूंजी विनिर्माण परियोजनाओं, विशेष रूप से कृषि उत्पादकता में शीघ्र वृद्धि करने वाले को प्रोत्साहन देना चाहिए। कृषि में श्रम प्रधान विधियों का अधिक प्रयोग, पशुधन का विस्तार तथा उत्पादन क्रियाओं जैसे कि मत्स्य व्यवसाय, मुर्गी पालन, डेयरी उद्योग आदि का विकास किया जाना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किया जाना चाहिए ताकि स्कूली स्तर पर इसमें वैसे व्यावसायिक बनाया जा सके। कॉलेज स्तर पर यह व्यवसाय उन्मुख हो तथा स्नातकोत्तर और शोध स्तर पर इसमें मेधावी वर्गों को ही प्रवेश मिल सके। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। सुनिश्चित और विशिष्ट रोजगार कार्यक्रमों को लागू किया जाना चाहिए। उपरोक्त उपायों के यदि अमल में लाया जाए तो निश्चित ही देश अथवा राज्य में बेरोजगारी दूर हो सकती है। देखो, भारत में बेरोजगारी प्रत्येक देश में किसी न किसी रूप में विद्यमान है, किंतु भारत में ये समस्या रूप बहुत ही अधिक गंभीर है। भारत में बेरोजगारी का अध्ययन हम 2 शीर्ष के अंतर्गत करते हैं: ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और शहरी नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी क्या है? भारत कृषि प्रधान देश है जिसमें 56% से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से खेती करके जीविका उपार्जित करती है। भारत में 2 प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी हो गया। भारत में लगभग 56% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और कृषि एक मौसमी उद्योग है। इसके अंतर्गत किसान फसल कट जाने के बाद बेरोजगार हो जाते हैं तथा जब तक दूसरी फसल का कार्य प्रारंभ नहीं हो जाता तब तक बेरोजगार ही रहते हैं। भारत में सिंचाई व पूंजी का अभाव होने के कारण कृषि, सहायक व अन्य कुटीर उद्योग का पर्याप्त विकास न होने से लोगों को वर्ष भर काम नहीं मिल पाता। छिपी हुई बेरोजगारी से तात्पर्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से है जिसमें श्रमिक काम पर लगे हुए हों, मालूम होता है, किंतु उत्पादन में अंशदान नहीं के बराबर होता है। कृषि क्षेत्र में बहुत से ऐसे श्रमिक लोग लगे होते हैं जिन्हें यदि कृषि से हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी ही बेरोजगारी देखने को मिलती है। नगरीय क्षेत्रों की बेरोजगारी। नगरीय क्षेत्र में मुख्यतः 2 प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। एक औद्योगिक बेरोजगारी है और एक शिक्षित वर्ग और मध्यम श्रेणी के लोगों की बेरोजगारी है। औद्योगिक बेरोजगारी क्या है? भारत में ऐसे ही बेरोजगारी अधिकांश रूप से पाई जाती है। भारत में उद्योग का विकास अभी सीमित है। जो विकास हुआ है वह किसी खास क्षेत्र में ही हुआ है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कोलकाता, दिल्ली, कर्नाटक इत्यादि स्थानों पर। अतः इन उद्योग में उत्पादन कम होने पर श्रमिकों की छंटनी की जाती है, जिससे बेरोजगारी उत्पन्न होती है। दूसरी ओर देश में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि होने के कारण श्रमिकों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। नगरों के विकास के साथ साथ ग्रामीणों का पलायन नगरों की ओर हो रहा है। कामकाज वाले मौसम में अनेक कृषि श्रमिक रोजगार की तलाश में औद्योगिक केंद्रों की ओर जाते हैं, जिसमें श्रम साधन में वृद्धि हो जाती है, जबकि उद्योग में काम की संख्या कम हो जाती है। फलस्वरूप रोजगार मिल नहीं पाता और उन्हें बेरोजगार रह जाना पड़ता है। शिक्षित वर्ग और मध्यम श्रेणी के लोगों में बेरोजगारी। शिक्षित वर्ग में भी बेरोजगारी की स्थिति विकराल है और ऐसा दोषपूर्ण शिक्षा नीति के कारण हुआ है। हमारी शिक्षा प्रणाली बहुत अधिक साहित्यिक तथा हमारे स्नातक क्लर्कों और साहित्य वर्गों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं रहते हैं। भारत में बेरोजगारी दूर करने का उपाय क्या है?
तो भारत जैसे विकासशील देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या का निराकरण केवल नियोजित आर्थिक विकास के माध्यम से ही हो सकता है। देश की आर्थिक प्रगति से रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी और उन व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। किसी उत्पादक कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर पाने की शारीरिक और मानसिक क्षमता रखने के साथ किसी उचित रोजगार की तलाश में है। भारत में बेरोजगारी की समस्या समाधान के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण। भारत में बेरोजगारी ऐसी समस्या है जिनकी उत्पत्ति अधिकांश जनसंख्या की वृद्धि के कारण होती है। जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत राष्ट्र की आर्थिक विकास में वृद्धि के प्रतिशत से अधिक है। जितने जितने किसी योजना में रोजगार के अवसर सृजित किए जाते हैं उससे अधिक बेरोजगार लोग पैदा हो जाते हैं। अतः बेरोजगारी को कम करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण लाना आवश्यक है। जनशक्ति नियोजन। देश में जनशक्ति नियोजन किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में श्रम और पूर्ति के बीच समायोजन किया जाना चाहिए। समाज के लिए आवश्यकता अनुरूप ही शिक्षा का विकास किया जाना चाहिए। इसके लिए श्रमिकों की भारी मांग और पूर्ति के बारे में पहले से ही पता लगा लेना चाहिए और उसी के अनुसार प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। रोजगार उन्मुख योजनाएं। नियोजन। देश में नियोजन करते समय रोजगार सृजन को प्रमुख स्थान देना चाहिए। ये सही है कि आर्थिक विकास होने पर रोजगार में वृद्धि होगी, परंतु देश में अलग से इस उद्देश्य को प्राथमिकता देनी आवश्यक है। इस संबंध में जो नीति और इस दिशा में बाधा दिखाई देती है उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। रोजगार मंत्रालय की स्थापना श्रम मंत्रालय द्वारा गठित पीसी मैथ्यू समिति ने तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं नौकरी तथा जनशक्ति के नियोजन के लिए एक अलग अलग मंत्रालय के गठन की सिफारिश की है। प्राकृतिक साधनों का सर्वेक्षण तथा दोहन। सरकार को प्राकृतिक साधनों का विस्तृत सर्वेक्षण करके उन संभावनाओं का पता लगाना चाहिए जिसमें नए नए उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधन का सही दोहन होने से रोजगार का सृजन होगा और बेरोजगारी दूर होगी। औद्योगिकरण में वृद्धि। बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए औद्योगिकरण सबसे बड़ा उपाय है, जिनके माध्यम से गांवों के वे श्रमिक रोजगार पा सकते हैं जिनकी क्षमताओं का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूरा सदुपयोग नहीं हो पा रहा है और जो अर्ध बेरोजगारी के शिकार हैं। औद्योगिकरण के माध्यम से ही अनेक ग्रामीण श्रमिकों को खेती क्षेत्र से हटाकर उद्योग धंधों के क्षेत्र में पूरे रूप में से रोजगार प्राप्त करने के योग्य बनाया जा सकता है। तो ग्रामीण तथा नगरीय निर्माण कार्यों को व्यापक स्तर पर शुरू करना। ग्रामीण तथा नगरीय विकास कार्यों में सड़कें बनाना, नहरें खोदना, पुल बनाना, पार्क बनाना, नालियां खोदना, पेड़ लगाना, अवसर भूमि को कृषि योग्य बनाना, जंगलों की सफाई करना, स्कूल, सरकारी इमारतों का निर्माण करना इत्यादि योजनाएं अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। गरीबी और बेरोजगारी से ग्रस्त भारत जैसे देश के लिए इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से दो लाभ होंगे। पहला, नगरों और गांवों का विकास होगा। दूसरा, गरीबी बेरोजगारी को रोजगार मिल सकेगा। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन। भारत में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शिक्षितों की बेरोजगारी दूर करने के लिए वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा। इसके लिए प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा संबंधी एक विषय को अनिवार्य घोषित करना होगा और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में सुधार होना चाहिए ताकि युवा पढ़कर मंजिल प्राप्त कर सके। शिक्षा को व्यावसायिक प्रधान बनाना चाहिए। कृषि का विकास देखो, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ की 56% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, लेकिन कृषि का विकास नहीं होने के कारण बेरोजगारी की स्थिति है। भारत की कृषि पुरानी पद्धति पर आधारित है जिसमें उत्पादन कम होता है। अतः नई तकनीक का प्रयोग कर कृषि कार्य करने से रोजगार मिल सकेगा, साथ ही बेरोजगारी दूर होगी। किसानों को कृषि ऋण की भी व्यवस्था कम ब्याज पर होनी चाहिए। बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार के विशेष कार्यक्रम है। निर्धनता, तीसरा चैप्टर। निर्धनता एक सामाजिक गरीबी। निर्धनता एक सामाजिक आर्थिक समस्या है। ये एक आर्थिक समस्या इसलिए है क्योंकि आर्थिक अभाव ही निर्धनता को जन्म देता है, जबकि ये एक सामाजिक समस्या इसलिए है क्योंकि इसमें उत्पन्न दशाएं सामाजिक जीवन को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। ये एक ऐसी सामाजिक समस्या है जिसे अन्य सामाजिक समस्याओं, अपराध, बाल अपराध, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति आदि की मानी जाती है। भारत में गरीबी इतिहास के सभी अवस्थाओं में विद्यमान रही है। ये एक भारतीय अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से प्रभावित किया है। योजना आयोग के अनुसार, नीति आयोग के अनुसार 2011-12 में 21.9% लोग गरीब थे, जबकि तेंदुलकर समिति के अनुसार 37% लोग गरीब थे। निर्धनता का अर्थ क्या है? साधारणतः निर्धनता सापेक्ष होती है। किसी व्यक्ति को निर्धन इसलिए कहा जाता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उससे अधिक संपन्न है। अगर किसी समाज में सभी व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति एक समान होती तो उनके बीच निर्धनता का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी तरह किसी देश को निर्धन इसलिए कहा जाता है कि आर्थिक दृष्टि से कोई दूसरा देश उससे अधिक संपन्न है। एक देश में भी विभिन्न जनसमूहों की निर्धनता की समस्या उनकी आर्थिक भिन्नताओं के कारण ही उत्पन्न होती है। निर्धनता की परिभाषा विभिन्न विद्वानों और संस्थाओं के द्वारा दी गई है जो निम्नलिखित है। प्रोफेसर पैटरसन के अनुसार गरीबी वह स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति के पास जीवन यापन हेतु उचित धन उपलब्ध नहीं होता।
देखो, अंतर्राष्ट्रीय समाज विज्ञान विश्वकोश के में निर्धनता की दो अवधारणाएं, एक सामाजिक निर्धनता और एक कंगाली। देखो, सामाजिक निर्धनता से केवल आर्थिक समानताओं का ही बोध नहीं होता, बल्कि इसमें सामाजिक असमानताओं अर्थात हीनता, पराश्रितता और शोषण से संबंध का भी बोध होता है। दूसरी ओर अकिंचनता में से लोगों के ऐसे वर्ग का बोध होता है जो पूरी तरह या परंपरागत रूप से समझे जाने वाले अल्पतम स्तर पर भी अपना भरण पोषण करने में असमर्थ रहते हैं। प्रशासन के व्यवहारिक दृष्टिकोण से निर्धनता की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए निर्धनता रेखा निर्धारित कर दी जाती है। जिस व्यक्ति या परिवार की आय उस रेखा के नीचे होता है उसे निर्धन कहा जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्धनता व्यक्ति की वह स्थिति है जिसमें वह अपने आश्रितों सहित अपनी उन आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होता है जिसकी पूर्ति उसके समाज के निम्न स्तर के अनुसार आवश्यक होती है। भारत में निर्धनता का मापन। भारत में गरीबी का मापन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान NSSO द्वारा उपभोक्ता व्यय के सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए पोषण के स्तर को अभी तक आधार बनाया जाता था, किंतु विगत 17 अप्रैल 2010 को योजना आयोग द्वारा स्वीकृत सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट में गरीबी के आकलन के लिए आय को आधार बनाया गया। योजना आयोग ने पोषण की आवश्यकता के आधार पर शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी और प्रति ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया है। प्रोफेसर DT लकड़ावाले की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल ने योजना आयोग के इन आंकड़ों को विश्वसनीय बताते हुए निर्धनों की पहचान के लिए वैकल्पिक फार्मूले का उपयोग किया है, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में मूल्य स्तर के आधार पर अलग अलग निर्धनता मापने का निर्धारण किया गया। लकड़ावाला फार्मूले में शहरी निर्धनता के आकलन हेतु औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ग्रामीण क्षेत्रों में इस उद्देश्य हेतु कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया गया। इस प्रकार लकड़ावाला फार्मूले के तहत सभी राज्यों में अलग अलग निर्धनता रेखा अर्थात कुल 35 निर्धन रेखाएं होंगी। लकड़ावाला समिति ने अपनी रिपोर्ट 1993-94 में सौंपी थी, जिसमें से 35% निर्धनता थी भारत में। इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, शहरी क्षेत्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का भी प्रयोग किया जाता है। गरीबी के अनुमान के लिए अलग अलग पैमाने अपनाए जाने के कारण देश में गरीबी की रेखा BPL से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या में अंतर दिखाई देता है। इस मामले में सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के आकलन को नवीनतम माना जाता है। सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के आकलन को नवीनतम माना जाए। सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या 37% है। इन लोगों में प्रतिदिन 19 रुपये और उससे कम कमाने वाले शहरी, प्रतिदिन 15 रुपये उससे कम कमाने वाले ग्रामीण शामिल हैं। 2011-12 के लिए निर्धनता अनुपात 68वें चक्र में। योजना आयोग ने तेंदुलकर समिति के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए निर्धनता का अनुमान 24 जुलाई 2013 को जारी किया। इसमें क्या कहा गया कि 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपभोग है और शहरी क्षेत्र के लिए 1000 प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपभोग निर्धन रेखा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में वही लोग गरीब है जिनका प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग 27 रुपये से कम है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 33 रुपये से कम है। इस आधार पर भारत में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की कुल प्रतिशत 21 बताया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिशत 25 और शहरी क्षेत्रों में प्रतिशत 13 है। कुल 259 मिलियन है। भारत में सबसे अधिक गरीबी छत्तीसगढ़ में है। 39%। फिर उसके बाद गरीबी गोवा में है 5%। सबसे कम गरीबी गोवा में है। बिहार में 33.74, जबकि झारखंड में 36.94% गरीबी है। भारत में निर्धनता का कारण क्या है? भारत में निर्धनता के कई कारण हो सकते हैं। यदि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और ऐतिहासिक कारक भी हो सकते हैं। अतः भारत में निर्धनता के कारणों का निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। देखो, आर्थिक कारण क्या है? गरीबी के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण है भारत में निर्धनता के लिए आर्थिक व्यवस्थाएं एवं परिस्थितियों भी उत्तरदायी है। इसके लिए आर्थिक कारणों में निम्न विशेष रूप से उल्लेखनीय: पिछड़ी हुई कृषि। भारत एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी यहाँ की कृषि अन्य देशों की तुलना में पिछड़ी हुई है। यहाँ आधा जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, फिर भी यहाँ कृषि के क्षेत्र में उत्पादन अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। किसानों को उत्तम बीज, खाद, कृषि यंत्र और पशु उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। कृषि की पद्धति प्राचीन एवं अवैज्ञानिक है। व्यावसायिक फसलों की ओर किसानों का ध्यान बहुत कम है, जिसके कारण उद्योग का भी विकास नहीं हो पाता है। भारत में जीवन निर्वाह कृषि बहुत अधिक होती है। ऋणग्रस्तता बहुत अधिक है, जिससे किसान ऋण में फंस जाते हैं। फलस्वरूप कृषि प्रभावित होती है। कृषि में रोजगार सृजन 2 से 4 महीने तक है, बाकी दिन किसान बेकार रहते हैं, तो निर्धनता बनी रहती है। अपर्याप्त दोषपूर्ण आर्थिक विकास हो गया। भारत में आर्थिक विकास का स्तर अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत ही कम है।
किसी भी देश का रहन सहन वहाँ की आर्थिक संपन्नता पर निर्भर करता है। भारत में अपर्याप्त आर्थिक विकास के कारण यहाँ का जीवन स्तर निम्न है तथा यहाँ निर्धनता का परिचायक है। संपत्ति का असमान वितरण। भारत में आज भी संपत्ति का बंटवारा असमान है। यहाँ कुछ लोगों के पास ही अधिक संपत्ति है, बाकी लोगों के पास कम। अतः असमान संपत्ति के वितरण के कारण भारत के अधिकांश लोग गरीबी के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। उद्योग का असंतुलित विकास हो गया। जिन देश में औद्योगिक विकास कम हुआ है या असंतुलित अवस्था में है, वहाँ गरीबी व्यापक रूप से पाई जाती है। भारत इसका अप्रत्यक्ष उदाहरण है। भारत में उद्योग का विकास कम होने के कारण सभी लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते हैं, फलस्वरूप गरीबी की स्थिति बनी हुई है। धन का दोषपूर्ण संचय। हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण पूंजी का संचय बहुत कम हो पाता है। जो व्यक्ति किसी प्रकार कुछ पूंजी संचित कर लेते हैं, वे इसका उचित रूप से उपयोग नहीं करना चाहते। सामान्यतः धन जमीन में दबाकर या जेवर के रूप में बक्से में बंद करके रखा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप देश में धन होते हुए भी इसका व्यापार उद्योग में उपयोग नहीं हो पाता है। परिवहन तथा संचार के साधन में कमी। भारत में परिवहन तथा संचार की व्यवस्था की कमी है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ कृषि उपज को विपणन हेतु नगरों तक भेजा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उद्योग का भी विकास नहीं हो पाता है। संचार साधनों के अभाव में उचित मंडियों एवं बाजार भाव की जानकारी मिल नहीं पाती है, फलस्वरूप सही कीमत नहीं मिल पाता है और इस कारण गरीबी बनी हुई है। निर्धनता के कई सामाजिक कारक होते हैं। जाति व्यवस्था। सामाजिक कारण। निर्धनता के कई सामाजिक कारण होते हैं, जैसे कि जाति व्यवस्था। भारत में जाति व्यवस्था इस तरह से जकड़ा हुआ है जो समाज के बीच गरीबी लाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति का व्यवसाय जन्म से ही निर्धारित होता है। ये अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार व्यवसाय नहीं अपना सकता। उदाहरण के लिए एक ब्राह्मण चमड़े के काम में दक्ष हो सकता है, लेकिन जाति व्यवस्था उसको ऐसा कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं करती जिससे कि उसके परिवार और जाति की मर्यादा के विरुद्ध हो, चाहे उसका व्यवसाय से कितना ही लाभ क्यों न प्राप्त हो। बृहत जनसंख्या हो गया। भारत इसका जीता जागता उदाहरण है। भारत एक बृहत जनसंख्या वाला देश है। यहाँ की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 में 1 अरब 21 करोड़ है। अधिक जनसंख्या भार होने के कारण सबको रोजगार देना संभव नहीं है, साथ ही वे आर्थिक विकास का समुचित लाभ भी नहीं उठा सकते हैं तथा गरीबी की स्थिति में। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। भारत में शिक्षा की प्रणाली दोषपूर्ण होने के कारण लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, जिस कारण गरीबी बनी हुई है। देश में व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है। आज भी स्कूल कॉलेज में सामान्यतः शिक्षा प्रणाली के तहत ही शिक्षा दी जाती है। तकनीकी शिक्षा न होने के कारण युवक कारखानों में रोजगार से विमुख हो जाते हैं। देखो, व्यक्तिगत कारण क्या है। व्यक्तिगत कारण। निर्धनता का संबंध व्यक्ति से है। जो व्यक्ति निर्धन है उनके लिए वह स्वयं दोषी है। निर्धनता का संबंध व्यक्ति से है। जो व्यक्ति निर्धन है उनके लिए वह स्वयं दोषी है। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत गुणों, प्रयासों और योग्यताओं और भाग्य से धनी बनता है। यदि उसके व्यक्तिगत गुणों में कोई भी कमी है तो वह निर्धन हो जाता है। शारीरिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता, व्यक्तिगत समस्याएं, जीवन में बाधाएं, दुर्घटना आदि व्यक्तिगत दोष हैं, जिसके कारण व्यक्ति प्रयास नहीं कर पाता है और अर्थोपार्जन और असमर्थ होता है और निर्धन बना रहता है। राजनीतिक कारण। भारत में गरीबी का राजनीतिक कारण भी है, जैसे युद्ध, आंतरिक विद्रोह, आतंकवाद, भ्रष्टाचार इत्यादि के कारण विकास अवरुद्ध हो जाता है और लोगों के बीच गरीबी बनी रहती है। कई राजनीतिक निर्णयों के कारण समाज के विशेष समूहों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भौगोलिक कारक। निर्धनता और भौगोलिक कारकों में भी गहरा संबंध है। कठिन जलवायु, अत्यधिक ताप, शीत मरुस्थल, पहाड़, बंजर भूमि आदि वाले देशों में लोग कड़ी मेहनत के बावजूद आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो पाते। इस तरह बाढ़, सूखा, तूफान, भूकंप आदि से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों का आर्थिक जीवन में स्थिरता नहीं आ पाती है। भारत में ये सब भौगोलिक दशाएं विद्यमान है, फलस्वरूप गरीबी बनी हुई है। सरकारी नीति का सही क्रियान्वयन न होना। निर्धनता उन्मूलन के लिए जो योजनाएं बनाई गई है, जिसका सही क्रियान्वयन नहीं होने के कारण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। भारत सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन संबंधी कई योजनाएं बनाया गया, लेकिन क्रियान्वयन के अभाव में संपन्न न हो सका, फलस्वरूप अभी गरीबी की स्थिति कायम है। इस प्रकार इन्हीं सब कारणों से भारत में गरीबी की स्थिति बनी हुई है। निर्धनता उन्मूलन का उपाय